बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। पेपर आपके आने वाले हैं और इस वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो दो पेपर्स हुए थे, एक वो एनुअल पेपर जो हुआ था और दूसरा इम्प्रूवमेंट वाला एसएलओ बेस्ड जो पेपर हुआ था, तो उन दो पेपर्स में दो तरह के सवालात ज़्यादातर आए थे। एक रीजनिंग बेस्ड सवालात ज़्यादातर आए थे, रीजन बेस्ड, और दूसरा डिफरेंसेस बेस्ड सवालात ज़्यादातर आए थे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो एसएलओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इंशाल्लाह अगर आपने इन टॉपिक्स पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो 70 to 80% पेपर आपका क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने बोला इस बात की गारंटी नहीं देते आपको, आपने अपना काम भरपूर करना है। अगर इससे ज़्यादा टॉपिक्स आप देख लें तो भी सही है, लेकिन अगर ये टॉपिक्स भी आपने देख लिए तो आपका केमिस्ट्री का पेपर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, इस वीडियो में आपको दो तरह के सवालात के जवाब मिलेंगे। नंबर 1, सर पॉकेट कौन सा यूज़ करें एसएलओ बेस्ड पेपर के लिए? देखिए, इस सवाल एज ए टीचर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप पॉकेट लो, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। और दूसरा सवाल, सर कौन से टॉपिक्स एसएलओ बेस्ड पेपर के लिए अहम हैं? जो एसएलओ बेस्ड पेपर के लिए जो अहम टॉपिक्स हैं वो तो ज़्यादातर इस बोर्ड पे नहीं आ सकते, कुछ मैंने दूसरे वाले बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन जो एसएलओ बेस्ड पेपर के लिए अहम टॉपिक्स हैं वो ये हैं। देखिए, आपको ये टॉपिक्स कहीं से भी मिल सकते हैं रिटर्न, लेकिन इन टॉपिक्स से आपको किस तरह के सवालात आ सकते हैं ये भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए इसे ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे। क्लास 9 केमिस्ट्री एसएलओ बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल्स पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें मेन आइडिया को आपने लेना है, न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करनी है। वैल्यूज चेंज आ सकती हैं, वैल्यूज में थोड़ी बहुत तब्दीली आ सकती है, लेकिन वो मेन आइडिया जो होगा, जो गिवन होगा, जो मेनली रिक्वायर्ड होगा, वो तकरीबन सेम होगा। सही है। आपने न्यूमेरिकल्स पर प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज के, और चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज है वो आपने एक नज़र देखना है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो क्लास 9 की जो केमिस्ट्री है वो सारे चैप्टर्स विद एक्सरसाइज मैंने किए हुए हैं। इन चैप्टर नंबर 5, 6 और 2 का जो लिंक है एक्सरसाइजेस का, पंजाब बोर्ड का जो एक्सरसाइज है और केपीके बोर्ड का जो एक्सरसाइज है, उनके वीडियोस के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाद में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा, आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, मतलब आपको कहे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी, टेम्परेचर का सोलिबिलिटी पर क्या इफेक्ट हो सकता है, या दूसरे जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोलिबिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट विल हैपन टू सोलिबिलिटी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो देखिए, लेट्स सपोज टेम्परेचर की एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन। और आपसे इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है कि इवापोरेशन, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या होगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर लें। आपने इस तरह के सवालात को अपने जहन में रखना है। अच्छा, आपने ये जो ट्रेंड है ना, एटॉमिक रेडियस का, शील्डिंग इफेक्ट का, आयनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ये ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में आपने सीखना है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज के साथ क्या हो सकता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या इफेक्ट हो सकती है, न्यूक्लियस चार्ज किस तरह हो सकता है। अगर आप ये ट्रेंड्स सीख लो तो आपके जो ज़्यादातर एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया तो आपके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आसान, आप एसएलओ बेस्ड पेपर सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अच्छा, आपको एक एलिमेंट भी दिया जा सकता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लो। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2n² वाला रूल है, अप्लाई कर लो। सही है। आपसे कोई एलिमेंट देख के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन भी दी जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के लिहाज से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। अच्छा, लेविस स्ट्रक्चर के लिहाज से भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये भी पेपर के लिहाज से अहम है। अच्छा, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर,
इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप क्लियर कर लो। आपसे इस तरह के सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड मिक्सचर, और व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, केमिकल फार्मूला एंड इट्स टाइप्स, इससे रिलेटेड जो केमिकल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, इससे रिलेटेड अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो। आपको एक फार्मूला दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है C6H2O, C6H12O6 है तो CH2 और O। आपसे पूछा जा सकता है कि ये एम्पिरिकल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे रिलेटेड आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आयंस और फ्री रेडिकल्स के लिहाज से आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल। अच्छा, फिर आपको कहा जा सकता है कि वाई क्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज एंड सोडियम इज पॉजिटिवली चार्ज। आपसे पूछा जा सकता है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर होगा आपका। तो क्लोरीन इसलिए नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या है, क्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा है तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसी तरह क्लोरीन सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है और 11 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दिया। तो आपसे इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री रेडिकल एंड क्लोराइड आयन। इससे रिलेटेड आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल में जो डिफरेंस है वो बताओ। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स क्या आते, बोहर एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स क्या आते वो बताओ। आपसे पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हुआ। आपसे बोहर एटॉमिक मॉडल्स के ड्रॉबैक्स पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक्स भी पेपर के लिहाज से काफ़ी अहम है। अच्छा, आपने इस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आइसोटोप्स स्ट्रक्चर कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। वो वाला ज़माना गया कि आपको कहे कि डिफाइन आइसोटोप्स हो, एक्सप्लेन आइसोटोप्स हो विद एग्जांपल्स वगैरह वगैरह। सही है, अभी आपने आइसोटोप्स पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आइसोटोप्स बेसिकली है क्या। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि वाई कार्बन 12 इज डिफरेंट फ्रॉम कार्बन 13। वाई, रीजन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रीजन है। कार्बन 12 में नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन 13 के नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफरेंट है। आपने इस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपसे इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मूजले। हेनरी मूजले ने पेश किया था ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मूजले पीरियोडिक टेबल। ये वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, वो वाला ज़माना तकरीबन गया कि डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड हो, एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड हो विद एग्जांपल्स हो, वो वाला ज़माना गया। अभी आपसे इम्पोर्टेंट एथिलो मतलब आपके कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चन किए जाएंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि क्लोरीन और कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से क्यों मुख्तलिफ है, वजह क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड में किस तरह शेयरिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग में किस तरह शेयरिंग होती है। आपने इन दोनों पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सोडियम क्लोराइड और CaCl2 इनके दरमियान किस तरह की बॉन्डिंग है, ये किस तरह फॉर्म होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इन CaCl2। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे NaCl ही पूछ ले, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि इसमें आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को देखना है, उसके बेस पर आपने अंदाज़ा लगाना है कि इनके दरमियान आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा, देखिए, कंपैरिजन बिटवीन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है इनके दरमियान आपने कंपैरिजन करनी है। इसी तरह आपने कंपैरिजन करनी है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये वो सवालात हैं जिसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है द फॉर्मेशन ऑफ
NH4, NH3 and BCl3 कॉम्प्लेक्स। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो हमारे पास बनते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग वाली बात है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक्स आप कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, सही है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या है, इस पर ये भी इंपॉर्टेंट है इस लो पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, इफ्यूजन और डिफ्यूजन के दरमियान क्या डिफरेंस है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन के दरमियान क्या डिफरेंस है, इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड के दरमियान क्या डिफरेंस है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड के दरमियान क्या डिफरेंस है। सही है, आपने इन टॉपिक्स पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, बार बार कह रहा हूं कि इन टॉपिक्स पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो मास, जो परसेंटेज कंपोजिशन है, उस पर भी आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास परसेंटेज और मास वॉल्यूम मास। किसी तरह का भी कंपैरिजन आपको उसमें दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस से के लिहाज से, सही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन कोलाइड्स इन सस्पेंशन, ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, इसको आप देख लें। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के जो डिफरेंस है वो आप देख लें, इंपॉर्टेंट है इस लो बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये इस तरह के टॉपिक्स हैं डिफरेंसेस बेस्ड, जो आप क्लास 9 की केमिस्ट्री के जो बुक है वो उसमें ये वाले सवालात अहम हैं, ये आप लाजमी देख लो। पेपर में जाने से पहले आप इसका कॉन्सेप्ट लाजमी क्लियर करवाओ, सही है। अच्छा, टू फाइंड दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, आपको एक एलिमेंट दिया जा सकता है और आपको कहा जा सकता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड कर लो, तो इस पर भी मैंने डिटेल सी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो बात है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अहम है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, H2SO4 जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उस पर भी आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन वोल्टिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक सेल्स हैं, इनके बारे में अपना कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर करवाना है, ये भी पेपर के लिहाज से अहम है। पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पर्पस क्या है, इस पर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, कैथोड प्रोटेक्शन क्या है, व्हाई ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर रस्टिंग, रस्टिंग में ऑक्सीजन का क्या किरदार है, किस तरह का इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का, इस पर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का ट्रेंड है पीरियड्स और ग्रुप्स में, उस पर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड मेटल्स, इस पर आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है। अच्छा, और जो लास्ट चैप्टर हैं उसके रिएक्शंस आप स्टडी कर लो, वो पेपर के लिहाज से अहम है। अब आते हैं अपने उस क्वेश्चन की तरफ कि सर पेपर के लिए कौन सा पॉकेट लें। देखिए, ये इंतहाई फजूल इंसान होगा, इंतहाई कोई झूठा इंसान होगा जो कहेगा कि मैंने ऐसे लोग के लिए पॉकेट बनाया हुआ है। ऐसे लोग बेस्ड पेपर के लिए पॉकेट बन ही नहीं सकता। उस तो टीचर वहीं पे बैठ के उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा वो लिखेगा, तो क्या पॉकेट बनाने वाला उस टीचर के दिमाग में घुसा हुआ था कि वो ये सवाल ही लिखेगा? हाँ, चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं आपको कोई सा पॉकेट सजेस्ट नहीं करने वाला, सही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पेपर है और अगर आप इसे पॉकेट में ढूंढोगे तो आपका टाइम 3 घंटे होते हैं, 3 घंटों में सवाल ढूंढोगे कि सवाल लिखोगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप का जो क्या आपके पास जो पहले से नोट्स हैं उसका अगर आप माइक्रो बना के ले जाओ, सजेस्ट मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि नकल करो, नकल अच्छे बच्चे नहीं करते, नकल गंदे बच्चे करते हैं, नकल बुरे लोगों का काम है। काबिल स्टूडेंट्स अपने अकल से पेपर पास करते हैं और मेरे तो स्टूडेंट्स ही काबिल हैं, आपको नकल की क्या ज़रूरत। हाँ, और जाने से पहले ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको पता नहीं है कि इस पर कितना टाइम लगा है, सही है, कितनी मेहनत छुपी है इस टॉपिक्स को ढूंढने में। सो आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और हाँ, पेपर आपके आने वाले हैं तो आपको इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रेशर आपने बिल्कुल नहीं लेना, जो पढ़ा है आपने बस सही है पढ़ा है वो लिख लो,
पेपर से बाहर आ जाओ। ए सिंगल शीट ऑफ पेपर के नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, सही है। लेकिन आपने वो बेगैरती भी नहीं करनी, अपने वालिदैन और उसका टाइम और पैसा भी बर्बाद नहीं करना, आपको खुद एहसास होना चाहिए, सही है। और हाँ, जाने से पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें और साथ में वो बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहें। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।